बीते शनिवार को अपने अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली के खिलाफ प्रेस वार्ता करने वाले हिमाचल पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी हो रही है। शिमला में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि कर्मचारी यूनियन को यह एफिडेविट देना होगा कि उनके आरोप बिल्कुल सही हैं और प्रबंधन की ओर से जो आंकड़े हाईकोर्ट में पेश किए गए हैं वह गलत थे। अगर वह आप सही पाए जाते हैं तो वह प्रबंधन पर कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कर्मचारी नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि वह आज ही इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे जो इसकी जाँच करेगी। और आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एचपीटीडीसी ने आज एचपीटीडीसी की स्थिति क्या है? चर्चा बाजार में बहुत गर्म है और हर जगह लोग कहते हैं कि भाई बात, हर बाजार में आप जाएंगे, मॉल रोड पे जाएंगे, धर्मशाला जाएंगे, मनाली जाएंगे, किसी बाजार में जाएंगे, भाई एचपीटीडीसी का आज हो क्या रहा है या एचपीटीडीसी आज कहाँ है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एचपीटीडीसी ने पूरे इतिहास में आज तक के इतिहास में पिछले 2 सालों में 2022-23 और 2023-24 में पहली बार एचपीटीडीसी ने 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया। एचपीटीडीसी ने 2022-23 में 109 करोड़ रुपए की टर्नओवर की। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और प्राकृतिक आपदा आने के बावजूद एचपीटीडीसी ने 105 करोड़ रुपया की टर्नओवर की। ये आंकड़ा आज तक के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा नहीं पहुंचा। 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर 2022-23 में ही पहली बार की गई। उससे पहले 79 करोड़ रुपीस थी, उससे पहले 45 करोड़ रुपए थी। तो आप अगर इसको गौर करें और आप अगर इसको देखें कि आपने 100 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पहली बार 2022-23 में, 22 और 23 में ही पहली बार क्रॉस किया। तो अगर देखा जाए कि इतनी बड़ी टर्नओवर हुई तो नुकसान कैसे हो गया, नुकसान किस तरह हुआ, उसके ऊपर भी मैं आपको और पूरे हिमाचल वासियों को बताना चाहूँगा। जब टर्नओवर इतनी बड़ी होती है तो आज तो हमारे पास इस टर्नओवर के हिसाब से कम आपके पास इसी साल के अंदर तकरीबन इन 2 सालों में, एक साल में 18 करोड़ रुपया, तकरीबन 18 करोड़ रुपया, और एक साल के अंदर इतना ही तकरीबन पैसा आपको बचना चाहिए था। तो वो आपका पैसा जो आपको बचना था, जो इतनी बड़ी टर्नओवर हुई, और ये टर्नओवर आपकी रातों रात नहीं बढ़ी, ये मेहनत से बढ़ी, इसके ऊपर काम हुआ। एचपीटीडीसी के 1673 लोगों ने रात दिन एक किया, एचपीटीडीसी के एम्प्लॉयज़ ने एक किया। और जो लोग इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। पढ़े लिखे को आरसी क्या बोलते हैं उसको, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये आंकड़े हैं। और आज मैं सारे आंकड़े आपके पास लेके आया हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ जो बात करूँगा वो आंकड़ों के ऊपर करूँगा ताकि आपको पता लगे। आज इस साल के अंदर अक्टूबर 2023 में, ये मार्च 31 के बाद, मतलब अप्रैल 1 से अक्टूबर तक पिछले साल में 63 करोड़ रुपए की टर्नओवर हुई थी 2023 में। अप्रैल 1 से लेके अक्टूबर 2023 तक 63 करोड़ रुपीस की टर्नओवर हुई थी। और इस साल अप्रैल 1 से लेके, मतलब मार्च 31 के बाद अक्टूबर 2024 तक 65 करोड़ 37 लाख रुपए की टर्नओवर हो चुकी है।
तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के करीब हमारी टर्नओवर पिछले साल के बनिस्बत भी ज़्यादा चल रही है। मतलब आज उन्हीं रूम्स के अंदर हम लोग ज़्यादा टर्नओवर कर रहे हैं। पिछले साल प्राकृतिक आपदा भी आई थी, उसके बावजूद हमने 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया। तो जो लोग कह रहे थे कि काम क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे कितना काम किया गया, वो ये आंकड़े बताएंगे। अब बड़ी बात है कि आज जब इतनी टर्नओवर हुई तो नुकसान कैसे हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी रिवीजन ऑफ पे स्केल हुई, और रिवीजन ऑफ पे स्केल जो हुई वो 1/1/2016 को हुई, 1/1/2016 को। और अक्टूबर 2022 में हमारी सरकार से बनने से पहले, मतलब उस सरकार के बनने से तकरीबन अक्टूबर 22 कितने महीने पहले हुआ, 2.5 महीने पहले जो बीओडी हुई पिछली सरकार में, उसमें पिछली सरकार ने जो रिवीजन ऑफ पे स्केल थी उसको अडॉप्ट कर लिया। अब 2022 में पिछली सरकार ने रिवीजन ऑफ पे स्केल, जो इनकी बीओडी हुई अक्टूबर में, अक्टूबर 2022 को इन्होंने ये पे स्केल को अडॉप्ट कर लिया कि अब रिवीजन जो है उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी, उसके हिसाब से लीव इनकैचमेंट मिलेगी, उसके हिसाब से आपको, उसके हिसाब से ही सारे के सारे आपको चीज़ें देनी पड़ेगी। अब रिवीजन ऑफ पे स्केल जब होता है और आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो और लीव इनकैचमेंट जब जिसको मिलती है तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा भार पड़ जाता है। 2022 अक्टूबर के बाद तकरीबन दिसंबर में सरकार बनी और जनवरी के अंदर हम लोगों ने औपचारिक रूप से सरकार को शुरू किया, और जनवरी के बाद फरवरी के अंदर हमको ये मौका मिला कि हम इसको डिपार्टमेंट को चला पाए। अब जैसे ही ये रिवीजन ऑफ पे स्केल हुई और लीव इनकैचमेंट का हमें 1/1/2016 से बर्डन पड़ा, उसके बाद हमारी सरकार, मतलब पिछली सरकार में 2022 अक्टूबर में एक और डिसीजन हुआ कि जो ग्रेचुटी की जो इंक्रीज है एज पर ग्रेचुटी एक्ट 1972 उसको भी हम लागू करते हैं। ग्रेचुटी इंक्रीज हुई एज पर ग्रेचुटी एक्ट 1972, उसको भी सरकार ने 2022 में, पिछली सरकार ने अक्टूबर 2022 को, मतलब जब इलेक्शन के अंदर सरकार जा रही थी तो सरकार ने इसको लागू करने का फैसला लिया कि हम इसको लागू करते हैं। उसके बाद इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद हम लोग आ गए और हमें ये सारे के सारे जो ग्रेचुटी है, लीव इनकैचमेंट है, रिवीजन ऑफ पे स्केल है, ये सारी चीज़ें देनी पड़ी। अब ग्रेचुटी अगर किसी को 10 लाख रुपए मिलती थी तो वो सीधा 20 लाख रुपए होगी, 10 लाख से 20 लाख रुपया, मेरा बिल्कुल ठीक है ना, 20 लाख 10 लाख से 20 लाख रुपए होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10 लाख से 20 लाख रुपया ग्रेचुटी हो गई। तो अब इम्पैक्ट क्या आ गया, डबल का। अब डबल का इम्पैक्ट आ गया तो आपको इमीडिएटली पैसे देने थे। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि पैसे दिए कितने, पैसे तो देने थे पर पैसे दिए कितने। अब आज तक 2016 से लेके 2016 का पिछली सरकार के 5 साल निकल गए, 2016 से लेके 2022 तक पिछली सरकार ने 29 करोड़ रुपया इसके एवज में दिया। कहीं तो मेहनत हुई होगी। अब इतनी मेहनत के बावजूद ऐसा माहौल कैसे बना कि ऐसा माहौल बन जाए कि भाई एक बातचीत होना शुरू हो जाए कि एचपीटीडीसी में कुछ खराब चल रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि जिस केस के लिए एचपीटीडीसी को जिस केस के लिए होटलों को बंद करने के आदेश हुए, वो केस जो था वो किसी रिटायरी बेनिफिशियरी ने ये कहा था
कि हमें अपने रिटायर बेनिफिट मिले। एचपीटीडीसी ने कोर्ट में ये कहा कि हम लोग अपने आप अपने बलबूते इतने पैसे दे चुके हैं और हम अपने आप अपनी संस्था को घाटे से निकालने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं और हमें आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, इस वक्त में हम दे देंगे। कोर्ट ने ये कहा कि आप लोगों के कौन कौन से होटल की क्या क्या ऑक्यूपेंसी है और उसकी ऑक्यूपेंसी का रजिस्टर दिखाइए, क्योंकि आप लोगों को पैसे, जब इन्होंने ये कहा कि हमारे को अभी नुकसान हो रहा है तो उन्होंने कहा भाई ऑक्यूपेंसी बताइए अपने, और जब ऑक्यूपेंसी उन्होंने कम पाई तो कोर्ट ने कहा कि जहां आपकी ऑक्यूपेंसी कम है उनको आप अभी बंद कर दीजिए। कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि आप इनको नीलाम कर दीजिए। एचपीटीडीसी ने कहीं नहीं कहा कि हम इसको आगे बेचेंगे या लीज पे देंगे या कुछ और काम करेंगे, पर अपने आप ही ये बातचीत चालू हो गई। अपने आप ही कुछ नेता कूद पड़े और नेताओं ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया कि भैया हम लोग ये, इसकी तो नीलामी होगी, अब इसकी कुड़की होगी। ना तो कोर्ट ने कहा, ना कोर्ट ने आदेश दिए, ना एचपीटीडीसी ने कहा, ना कोई इश्तिहार आया, ना एचपीटीडीसी ने इसकी बात की, पर कुछ नेताओं ने खुद कहना शुरू कर दिया। और अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं। ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तीसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि अब ये माहौल कैसे बना। ये माहौल बनना शुरू होता है जब ऐसी खबर आती है। इस खबर को थोड़ा फोकस कर लीजिए। ये सुधीर शर्मा जी हमारे हिमाचल प्रदेश में विधायक भी हैं और पूर्व में हमारी पार्टी में भी रहे हैं। इनकी एक आदत बन गई है कि हर चीज के बारे में झूठ बोलते रहना और लोगों को गुमराह करना और लोगों को किसी भी तरह ऐसे किसी दिमाग की दुविधा में डालना और कुछ ना कुछ झूठ बोल के अपना काम कई खबरों में बने रहना, आधारहीन बात करना जो आधार से बिल्कुल परे हो। और इस बात को मैं इनकी स्टेटमेंट के साथ बताने आया हूं। इन्होंने स्टेटमेंट दिया। ये माहौल बनता कैसे है। मैं कभी किसी का नाम लेके बात नहीं करता, पर आज मुझे लगता है कि बहुत देर तक अगर झूठ भी बोलते रहे लोग और उसका जवाब ना दिया जाए तो वो झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। अन्यथा मैं कभी भी किसी की बात पे टिप्पणी नहीं करता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं किसी की बात पे टिप्पणी करता। जो पैसा हमारा मुनाफा हो सकता था उसी पैसे में से हम लोगों ने 35 करोड़ रुपया, इसको मैं एग्जैक्टली आपको बताया तो कितने पैसे दिए हैं, 34 करोड़ 94 लाख रुपया। आप एग्जैक्ट फिगर लिख सकते हैं। 34 करोड़ 94 लाख रुपया हमने जमा करवाया। अभी हमारी सरकार को 2 साल नहीं हुए हैं। अभी 2 साल भी जनवरी में जाके, क्योंकि जनवरी से शुरू हुआ तो जनवरी में जाके होंगे। अगर सरकार को भी मान लो तो दिसंबर में जाके चालू होंगे। पर लेस देन 2 इयर्स में, 2 साल से भी कम में हमने 35 करोड़ रुपया के करीब, 34 करोड़ 94 लाख रुपया एग्जैक्टली ये अमाउंट है, ये हमने इनको लीव इनकैचमेंट, रिवीजन ऑफ पे स्केल और ग्रेचुटी के अंदर हमने अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को दिया। अब आप खुद मान लीजिए कि जिस सरकार को 2 साल में ये देना पड़ेगा तो हमको 5 साल में तकरीबन 100 करोड़ रुपए देना पड़ेगा जो आपके पास बेनिफिट्स आएंगे। पिछली सरकार ने 29 करोड़ रुपए दिया तो आपके ऊपर एकदम लोड आ गया। आपने इंक्रीज की सेल आपकी ऐतिहासिक सेल हुई। आज तक के इतिहास में इतनी सेल नहीं हुई जितनी सेल इस बार हुई। और ये आंकड़े हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, दीज आर ऑल पेपर्स। आप फैक्ट्स जो है वो मैं सार्वजनिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं और मैं तभी बताने आपको आया हूं ताकि आपको और हिमाचल वासियों को पता लगे कि इसके पीछे कितनी मेहनत हुई। अब ये तो आपकी इसकी बात हो गई कि पैसा जो है वो हमारा, जो हमने कमाया वो कहाँ गया। वो 35 करोड़ रुपए के करीब हमने पैसा अपने, इसके लिए हमने कोई सरकार से पैसा नहीं लिया, इसके लिए हमने कहीं से पैसा नहीं उठाया। ये पैसा एचपीटीडीसी ने खुद के बलबूते पे दिया।
क्योंकि मेरा मानना था कि हम ये पैसा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने रिटायर्ड बेनिफिशियरीज को दें। वेल इन HPTDC, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन के अंदर माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके अनुसार हमारे सभी होटलों को खोलने की अनुमति मिल गई है और ये सभी होटल जो हैं सुचारू रूप से जिस तरह पहले सेवा दे रहे थे उसी तरह अब सेवा देंगे। बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि माननीय हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई हमारी कैपिंग नहीं की है, इस पे कोई उन्होंने दिन या घड़ी सुनिश्चित नहीं की है। अगर उन्होंने दिन सुनिश्चित किए हैं तो सिर्फ जो हमने अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय के बेनिफिट हमने देने हैं, उन बेनिफिट देने के दिन उन्होंने सुनिश्चित किए हैं, जिसको हमने माननीय हाई कोर्ट के आगे माना है। हम माननीय हाई कोर्ट का HPTDC की तरफ से विशेष धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे परिवार के 1673 कर्मचारियों के बारे में, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ थे, चाहे वो डेली वेजर थे, चाहे वो आउटसोर्स एम्प्लॉय थे, 1673 एम्प्लॉयज़ और उनके परिवार के बारे में, जो कि मेरा परिवार है, टूरिज़्म का परिवार है, हम सब का परिवार है, उसके बारे में सोचा। हम माननीय हाई कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे टूरिज़्म के लिए जो ट्राइबल इलाकों में सर्विस दे रहा है, ऐसे टूरिज़्म के लिए जिसने कोरोना काल के अंदर अपने कोरोना वॉरियर्स को खोया है, ऐसे टूरिज़्म के लिए कि सेवा देते हुए जो टूरिज़्म के मेरे परिवार के एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से 2 एम्प्लॉयज़ ने अपनी जान को गंवाया कोरोना के दौरान। ऐसे टूरिज़्म HPTDC के लिए जिन्होंने आज तक हिमाचल का सीना फ़ख्र से हमेशा चौड़ा किया है, चाहे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट आए हों, चाहे हिंदुस्तान के कोई भी डिग्निटरी आई हो, हर डिग्निटरी के सामने जो हमारा टूरिज़्म है उसने अपनी बेहतरीन सर्विस दी है और HPTDC ने अपनी सर्विस के माध्यम से हमेशा हर किसी का दिल जीता है और इसके लिए हमें कई बार जो प्रेजेस की लेटर हैं, जो प्रशंसनीय पत्र हैं, वो कई बार नेशनल और इंटरनेशनल डिग्निटरी से मिले हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि HPTDC के बारे में माननीय हाई कोर्ट ने एक इमोशनल तरह से भी सोचा और HPTDC का जो थीम है, जो HPTDC की रूह है, जो HPTDC की आत्मा है कि हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेवा देने के लिए, हिमाचल का नाम रोशन करने के लिए और हिमाचल प्रदेश जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, अतिथि देवो भवा, अगर उसको सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन तरीके से कोई निभा रहा है तो वो HPTDC सबसे पहले उसके ऊपर खड़ा है। जब हिमाचल में कोई आता है तो सबसे पहले ये सोच के आता है कि मैं अगर कहीं सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट के किसी होटल में रुकना होगा तो HPTDC के होटल में रुकूंगा और ये सेवा कई अनेकों सालों से HPTDC के लोग दे रहे हैं और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे आज है चाहे इससे पहले रिटायर हो गए, हर किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बेहतरीन सर्विस दी है। आज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम लोग HPTDC का आधार क्या है, HPTDC की थीम क्या है, HPTDC की सोच क्या है। HPTDC कोई लॉस एंड प्रॉफिट के साथ उसको आप नहीं देख सकते। HPTDC को हम मुनाफे या नुकसान के साथ नहीं देख सकते। HPTDC होटल वहाँ भी बनाता है जहाँ पे कोई आदमी, मतलब सिर्फ टूरिस्ट जब आता है तो हमने होटल कल्पा में भी बनाए हैं, हमने काजा में भी बनाए हैं, हमने किलोंग में भी बनाए हैं, हमने रोडू में भी जब कोई होटल नहीं हुआ करते थे तब भी बनाए हैं,
हमने सीसू में हमने सीसू में भी बनाए हैं, जहाँ पे उस समय कुछ नहीं होता था। और आज जिस्पा, जो कि बिल्कुल आखिरी जगह है, जो कि आपको किलोंग से भी तकरीबन 25 किलोमीटर के करीब आगे जिस्पा के लिए जाना पड़ता है, वहाँ भी हम होटल बना रहे हैं। आज भी होटल वो बन रहा है और उस होटल को बनाने के बाद हम लोगों को वो समर्पित करेंगे। अब कोई इंसान पूछेगा कि जिस्पा में होटल क्यों, किलोंग से भी 25 किलोमीटर आगे, क्योंकि जिस्पा भी लोग जाते हैं और जब जिस्पा लोग पहुंचते हैं तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस से देख के नहीं बनाया जा सकता। जिस समय हमने होटल इन ट्राइबल डेस्टिनेशंस में बनाए, उस समय वहाँ पे कई जगह पे होटल का नामो निशान नहीं था, पर होटल इस थीम से बनाए गए कि अगर हिमाचल में कोई पर्यटक आता है तो उस पर्यटक को कोई ना कोई जगह मिले ठहरने के लिए, रहने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं और आप टूरिज़्म की खासकर बात करते हैं और आप टूरिज़्म स्टेट की बात करते हैं और टूरिज़्म स्टेट में एक ऐसे स्टेट की बात करते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन हिल स्टेशन है, जो देश के लिए जो एक समर कैपिटल रहा है। आप एक ऐसे प्रदेश की बात करते हैं जिसने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, जो सेफ्टी के लिए जाना जाता है, जो अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता है। तो हमें उसको बहुत अलग तरह से देखना पड़ेगा कि HPTDC सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं देखा जा सकता। हाँ, हम लोग प्रॉफिट में ज़रूर चाहेंगे कि HPTDC प्रॉफिट में आए, एम्प्लॉयज़ भी चाहेंगे, मैनेजमेंट भी चाहेगी, पर सिर्फ प्रॉफिट में आना या सिर्फ पैसे कमाना ये HPTDC का उद्देश्य नहीं है। HPTDC का उद्देश्य है कि हमने सेवा देनी है, वहाँ पे भी सेवा देनी है जहाँ पे कुछ भी ना हो। और क्योंकि मुझे लगा कि ये तो हिमाचल वासियों के साथ खिलवाड़ है, हिमाचल की जनता के साथ खिलवाड़ है, हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ है, जो कहीं पे बैठा होगा लाहौल में, जो किलोंग में बैठा होगा, जो कांगड़ा में होगा, जो शिमला में होगा या किन्नौर में होगा या सिरमौर में होगा, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है। वो तो किसी ने डाल दिया अपने फेसबुक में, और अपने फेसबुक में ऑफिशियल पेज से डाला। ये ऑफिशियल पेज है जिसमें इनका ब्लू टिक आता है, जिसके भी नाम के आगे ब्लू टिक आता है वो ऑफिशियल पेज होता है, उससे डाल दिया होगा और वो सच्चाई होगी। और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि किस तरह से झूठ के सहारे हम किसी को बदनाम करें, किस तरह से हम लोगों को गुमराह करें, किस तरह से हम लोगों के साथ, उनके दिमाग के साथ खेलें। और अब ये खेल कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सुधीर शर्मा जी लिखते हैं तकरीबन 7 दिन पहले कि 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर, अब इसको सुनिएगा जरा, 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। मतलब इसका क्या होगा? एक आम आदमी इसको पढ़ेगा तो क्या सोचेगा कि 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। मतलब हिमाचल भवन जो है उसकी कुर्की करने के आदेश इसलिए हुए कि हिमाचल भवन ने बिजली का बिल 150 करोड़ का जमा नहीं किया। यही समझेंगे ना, एक आम आदमी इसको यही समझेगा। 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। कहीं सरकारी मंशा खुद ही बेचने की तो नहीं है। अब हिमाचल भवन सबसे पहले तो मैं सरकारी बिजली बिल के ऊपर आता हूं। इन्होंने कहा कि 150 करोड़, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। तो ये बिजली का बिल है और हिमाचल भवन का 1 रुपये का बिल भी पेंडिंग नहीं है। अगली पेमेंट 4 तारीख को जानी है।
अब कौन सा 150 करोड़ का बिजली का बिल देना है, ये झूठ है और ये सच है। और झूठ जब भी सच्चाई से टकराएगा तो वो हमेशा चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि सच झूठ है सुधीर शर्मा जी का और ये सच है। इससे पूर्व में भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार कहा, इससे पूर्व में भी अप्रैल महीने में सुधीर शर्मा जी ने एक वीडियो जारी की, जिस वीडियो में इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक सुधीर शर्मा जी ने एक वीडियो जारी की अप्रैल महीने में इसी साल, और उसमें कहा कि चंडीगढ़ में एशियन डेवलपमेंट बैंक की और टूरिज्म की एक मीटिंग हो रही है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के आदेशों पे हमने मीटिंग की थी, इस मीटिंग, अब इसका मैं ऑफिशियल आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ। द मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल टूरिज्म से ये कहा कि आप एक मीटिंग कीजिए चंडीगढ़ में, ताकि आप, उस मीटिंग का नाम होता है मार्केट साउंडिंग सर्वे। मार्केट साउंडिंग सर्वे, हमारे ये मीटिंग करिए और मीटिंग करके आप एक बार जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में सजेशन लीजिए कि कैसे हम इन प्रॉपर्टीज़ को बनाएं और किस तरह से जितने भी लोग हैं, जो लोग हैं वो उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या क्या सजेशंस देते हैं, किस तरह उनको बेहतर करना है, किस तरह उनको चलाना है, या किस तरह उनको आगे हमने ओएनएम में देना है। अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। इसके ये एडीबी ने क्यों कहा? एडीबी ने इसलिए कहा इसके बारे में क्योंकि हमारी पुरानी प्रॉपर्टीज़ जो एडीबी की बनी थी, चाहे वो गंजर महादेव थी, चाहे वो ट्यूलिप गार्डन थी, चाहे वो कांगड़ा ब्रजेश्वरी टेम्पल माता का बाग थी, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज रजियाना थी, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज होली में थी, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी थी, उसके नाम है सारी प्रॉपर्टीज़ के। ये पैराग्लाइडिंग सेंटर बीड़ थी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो एडीबी ने करोड़ों करोड़ रुपए लगा के बनाई थी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ताले लगे हुए थे। अब इसके ऊपर जाते हैं पहले इस क्वेश्चन के ऊपर कि सुधीर शर्मा जी ने कहा कि चंडीगढ़ में जो मीटिंग हो रही है वो आपकी प्रॉपर्टीज़, हिमाचल में जो एडीबी प्रॉपर्टीज़ बनाएगा उनको बेचने के लिए पहले ही कहीं पे डील करने के लिए तो नहीं हो रही, कोई उनकी बात तो नहीं चल रही। और उसका जो सच है वो ये है कि वो मीटिंग में ना तो कोई प्रपोजल लेनी थी, ना उसमें किसी ने कोई प्रपोजल देनी थी, ना कोई हमने उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी देनी थी, ना प्रॉपर्टी अभी बनी, ना अभी एडीबी का लोन आया, ना अभी उसके पैसे आए। अभी तो हमारा जो लोन एग्रीमेंट है वो साइन होना है। हमने तो अपना वक्त बचाने के लिए प्रीएम्प्ट किया, जो एडीबी की क्वालिफिकेशन होती है कि आपको पहले ही एडीबी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको कंसल्टेंट अपॉइंट करना पड़ता है, आपको टेंडरिंग की प्रोसेस चालू करनी पड़ती है, ताकि जब एडीबी के पैसे आए तो इमीडिएटली प्रोजेक्ट बनने चालू हो जाए। तो उसके ऊपर काम हम लोग कर रहे थे और एडीबी की गाइडलाइंस के हिसाब से कर रहे थे, पर इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में ये डील करने चलेगा। और आप लोगों को याद होगा कि अप्रैल महीने में इन्होंने वीडियो जारी की और कहा कि एडीबी की प्रॉपर्टीज़ को बेचने की डील कर रहे हैं, ये चंडीगढ़ में ये करने जा रहे हैं, इन्होंने ऐसा कहा। आप वो वीडियो निकाल के देखिएगा। तो ये चाहे 150 करोड़ की बात हो, हिमाचल भवन के बिल की बात हो, चाहे, और हिमाचल भवन के ऊपर मैं आपके ऊपर एक चीज़ के लिए और आऊँगा। हिमाचल भवन दिल्ली जो है वो टूरिज्म कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। हिमाचल भवन दिल्ली हिमाचल सरकार में जीएडी की प्रॉपर्टी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, जीएडी की प्रॉपर्टी है। हिमाचल भवन जो है वो एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हम वहाँ पे सिर्फ ऑपरेट करते हैं और वहाँ पे हम ऑपरेशन देखते हैं। हिमाचल भवन के अंदर एचपीटीडीसी अपनी सर्विस देता है, पर उसके बावजूद लोगों को गुमराह करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए, लोगों के अंदर एक
सिर्फ ऐसा भ्रम पैदा हो जाए कि एचपीटीडीसी के होटल तो कुर्की पे जा रहे हैं, ऐसा इन्होंने काम किया। ये निंदनीय है और इसकी हम हिमाचल वासी भी इसकी निंदा करते हैं ऐसे काम की, और एचपीटीडीसी भी इसकी निंदा करता है कि कोई भी झूठ और भ्रम फैलाया जाए वो हमेशा हानिकारक है। और राकेश पठानिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सफ़ेद झूठ के अलावा और कुछ नहीं थी। और जिस तरह बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ये जो कह रहे हैं ये एक एक चीज़ झूठी है, तो मैंने सोचा इसका डीएनए करते हैं, और इसका डीएनए मतलब इसकी एक एक चीज़ को खंगालते हैं और उसको चेक करते हैं कि इन्होंने कहा क्या और उसका सच या झूठ क्या है। तो पहली चीज़ के ऊपर आते हैं। अहमदाबाद में जाते थे हम टीटीएफ। ये देखिए, अब राकेश पठानिया जी पहली चीज़ क्या कह रहे हैं मैं उसके ऊपर आऊँगा और इसको आप सुनिएगा और उसके बाद मैं इसका उत्तर दूंगा। 7.5 करोड़ के प्रॉफिट में थे। ये रुकिए, राकेश पठानिया जी अपनी पहली चीज़ में इनका पहला झूठ जो पहली चीज़ अहमदाबाद में जाते थे हम टीटीएफ को ऑर्गेनाइज कर टूरिज्म ट्रेड फेयर्स में जाते थे, और हिमाचल की मार्केटिंग के लिए हम टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। फिल्म सिटीज़ में हम गोवा तक गए, बॉम्बे तक गए, और यहाँ पे एक बड़े एग्रेसिव मार्केटिंग के माध्यम से हम लोग तब 7-7.5 करोड़ के प्रॉफिट में थे। तो एचपीटीडीसी के बारे में पठानिया जी ने पहली चीज़ कही कि हम इसको पकड़ लेंगे जरा। पठानिया जी ने पहली चीज़ कही कि हम 7-7.5 करोड़ के प्रॉफिट में थे उस समय जब ये अध्यक्ष थे। अब मैं ज़रा इसकी असलियत पे आऊँगा। ये आंकड़े हैं और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये कभी भी पठानिया जी मंगवा सकते हैं। उसके बाद पठानिया जी रहे, मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे हिमाचल के, और ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये विधानसभा में भी ले होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास रहते हैं, ये जो फिगर्स हैं ये विधानसभा में भी ले आउट होती है, और ये ऑडिटेड फिगर है, मतलब ऑडिट होके जमा हो चुकी है। तो असलियत ये है कि जो पठानिया जी का 7-7.5 करोड़ का प्रॉफिट है, जो ये कह रहे हैं कि जब मैं था तो 7.5 करोड़ रुपया एचपीटीडीसी का प्रॉफिट था, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि पठानिया जी पहली बार जब यहाँ वाइस चेयरमैन बने 98-99 में, तो उस समय दिसंबर के महीने में तकरीबन सरकार आई, और पठानिया जी के आने से पहले 18 लाख रुपए का 98-99 में प्रॉफिट था। पठानिया जी के जैसे ही चरण पड़े एचपीटीडीसी में, ये 18 लाख का मुनाफा ऐसा नहीं था कि उसी साल प्रॉफिट था, उससे पिछले साल 1997-98 में 45 लाख का प्रॉफिट था, और 1996-97 में 13 लाख का प्रॉफिट था। और ये जो भले आदमी उस समय रहे उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी जो इसको मुनाफे में लाए होंगे, और 1995-96 में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, और 1994-95 में 79 लाख रुपीस का, तकरीबन 80 लाख का 79,66,000 का प्रॉफिट था, और उससे पहले 93-94 में 45 लाख रुपए का प्रॉफिट था, और उससे पहले 92-93 में 37 लाख रुपए का प्रॉफिट था। पर पठानिया जी के चरण जैसे ही पड़े, उसके बाद जो 18 लाख का उनसे पहले प्रॉफिट था, वो उनके चरण पड़ते ही 1 करोड़ 14 लाख रुपए नुकसान पे एचपीटीडीसी चली गई। ये फैक्ट है। और पठानिया जी के चरण जब तक एचपीटीडीसी में रहे 2001 तक, तो प्रॉफिट जिसकी प्रॉफिट 7-7.5 करोड़ की पठानिया जी बात करते हैं, पठानिया जी के पहले साल में 1 करोड़ 14 लाख रुपया नुकसान, मतलब 99-2000। पठानिया जी 98-99 में जब आए तो 18 लाख प्लस थे, 99-2000 में 1 करोड़ 14 लाख रुपए का नुकसान था। 2001 में पठानिया जी
जब बतौर वाइस चेयरमैन यहाँ पे अपना कार्य या HPTDC में बतौर मुखिया अपना कार्य कर रहे थे तो 85 लाख रुपए का नुकसान था। 2002 और 2003 में 1,88,00,000 रुपए का नुकसान था। तो पठानिया जी जितने साल यहाँ पे रहे, ये फिगर्स है जो मैंने आपको कही है, इन फिगर्स को विधानसभा में भी ले किया है, ऑडिटेड बैलेंस शीट है। बोलने से पहले पठानिया जी बैलेंस शीट को या P&L प्रॉफिट एंड लॉस शीट को स्टडी कर लेते तो बेहतर होता। पठानिया जी की प्रेस वार्ता के ऊपर तो मुझे लगता है कि मुझे एक पूरी प्रेस वार्ता करनी चाहिए। ये आज की प्रेस वार्ता इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। इसको जस्टिफाई करेगी अगर RS बाली अपनी पूरी प्रेस वार्ता राकेश पठानिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर करेगा। पर मैं तब भी उनके जो अनेकों झूठ है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से, उनमें से कुछ झूठ आपके आगे आंकड़ों के साथ पेश कर दूं। सबसे पहला उनका झूठ, उन्होंने कहा, राकेश पठानिया जी ने बहुत से आरोप लगाए, बड़े मेरा देखिए एज ए पॉलिटिशियन बहुत अरसा हो गया उनको पॉलिटिक्स में, और एज उनसे काफ़ी उम्र में हम छोटे हैं। एज ए यंग पॉलिटिशियन हम हर किसी से सीखते हैं, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को हर किसी से मिलता है। और एज ए यंग पॉलिटिशियन मुझे लगता है कि एक आप जब किसी आदमी को जिसको एक लंबा तजुर्बा है उनको देखते हैं तो आपको ये एक उम्मीद रहती है कि आप कुछ उनसे अच्छा सीख के जाओ। पर जब मैंने राकेश पठानिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बड़े समय से वो नहीं बोल रहे थे, बड़े समय से वो चुप थे, पर जब मैंने उनको HPTDC के बारे में बोलते देखा तो मुझे लगा कि वो पहले पूर्व में सबसे पहले HPTDC के वाइस चेयरमैन से उन्होंने अपना जीवन का पॉलिटिकल HPTDC के साथ एक इमोशनल सफ़र शुरू किया, और वो तकरीबन 1998 में 98 में वो HPTDC के वाइस चेयरमैन बने। तो 98 में तो हम बहुत छोटे थे और वो HPTDC को उस समय वाइस चेयरमैन के तौर पे चला रहे थे। तो मुझे लगा कि उनसे कुछ ना कुछ HPTDC के बारे में ऐसे विचार निकलेंगे जिससे हम लोग सीख के कुछ अच्छा करेंगे। पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। और अगर आप उसके अंदर ट्रेडिशनल सूट्स देखोगे तो जितना बड़ा आपका घर होगा उतना बड़ा उसका बाथरूम है, महारानी सूट या महाराजा सूट। वो हेरिटेज प्रॉपर्टी आई थिंक इंडिया की नंबर 1 है, और हम भले जमाने में वहां से 4, 4.5, 5 करोड़ रुपया प्रॉफिट हर साल लेते सारे खर्चे निकाल। आज वो फॉर सेल आ गया। चलिए हमने मान लिया एक ट्रेंड आ गया, एक यार्ड स्ट्रिप तय हो गई।